स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज एक दुखद भरी खबर है जिस पर हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। वहीं जो आतंकवाद की जननी है उसे एक बार फिर से, जो मुल्क आतंकवाद को बढ़ावा देता है उसे एक बार फिर से लताड़ा गया है। जी हां, बात पाकिस्तान की हो रही है और आज राजौरी में एक घटना घटित हुई है, जिस आतंकवादी घटना घटित हुई है जिसमें हमारे 5 जवानों ने शहादत पाई है और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, यानी इस अभियान को अभी कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया है। तो भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि आतंकवाद नहीं बर्दाश्त। हम जानते हैं कि SCO की बैठक 4 से 5 मई में चल रही है। गोवा में विदेश मंत्री ने इस बैठक के बाद करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है। G20 बैठक के पहले आतंकवादियों की बौखलाहट देखने को मिली है और यहां पर यह भी जिक्र करना बहुत जरूरी है कि G20 बैठक ही नहीं, 22 से 24 मई की अगर हम बात करें तो इस दौरान SCO की बैठक 4 से 5 यानी आज और कल से चली और इस बैठक के बाद कंक्लूडिंग रिमार्क्स विदेश मंत्री की तरफ से दिया गया। वहीं इसके बाद अगर 22 से 24 मई की अगर हम बात करें तो G20 की बैठक होने वाली है और उससे पहले आतंकवादी जो हैं, दहशतगर्द जो हैं, वो बौखलाहट का शिकार हैं। इसीलिए राजौरी के कंडी में आतंकवादी घटना में 5 जवानों की शहादत हुई है और जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन की देख पा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब भारी डिप्लॉयमेंट पूरे इलाके में रहा और अभी भी डिप्लॉयमेंट वहां पर देखा जा रहा है, क्योंकि पल पल की अपडेट न्यूज 18 JKLH की तरफ से लगातार दी गई। और दूसरी तरफ हम ये जानते हैं कि SCO की बैठक हिंदुस्तान में जारी रही। कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी विदेश मंत्री का आ चुका है। बिलावल भुट्टो भी 12 साल बाद कोई पाकिस्तानी विदेश मंत्री भारत पहुंचा है। तो एक तरफ आतंकवादी घटना घटित हुई और दूसरी तरफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश का अगर प्रतिनिधि हमारे देश में है तो ऐसे मौके पर करारा जवाब देना बहुत जरूरी होता है। आज हमने देखा कि विदेश मंत्री जयशंकर की तरफ से करारा जवाब पाकिस्तान को देते हुए कहा गया कि आतंकी इंडस्ट्री के प्रवक्ता के तौर पर बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया था। अब ये सवाल उठता है कि आखिर कल बिलावल भुट्टो ने क्या कुछ कहा था। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि किसी टेररिज्म को एक हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए, जिसके बाद बिफरता हुआ यह जवाब माना जा सकता है विदेश मंत्री का। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश शांति की बात नहीं कर सकता, इस जयशंकर ने ये बातें कही। साथ ही साथ हम ये जानते हैं, एक बार फिर से उस बयान को दोहराने की भी जरूरत है कि आखिर बिलावल भुट्टो ने क्या कहा था, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जब आतंकवाद में कमी या फिर आतंकवाद के दंश को जब पाकिस्तान खुद झेल रहा है तो आखिर इस में कमी क्यों नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बयान बिलावल भुट्टो का दिया गया SCO बैठक के दौरान, उससे ये साफ हुआ कि उनके इरादे और इशारे क्या हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने कहा कि आतंकवाद को हथियार की तरह इस्तेमाल ना करें। सिर्फ कश्मीर पर सवाल पर चर्चा हो सकती, विदेश मंत्री की तरफ से ये बात कही गई एस जयशंकर प्रसाद की तरफ से। और दूसरी तरफ हम जान रहे हैं कि जहां ये बैठक हो रही है और दूसरी तरफ आतंकवाद पर ही ये करारा जवाब दिया गया है और 5 जवानों की आज शहादत हुई है, जो दुख भरी खबर है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जिनका तारुफ करा दें। तो एक बार फिर से भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं है। सिर्फ एक मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ चर्चा हो सकती है, वो है सिर्फ मुद्दा कश्मीर। और साथ ही साथ कई तरह के हमले भी विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद की तरफ से बिलावल भुट्टो पर हमले जारी रहे। इस बैठक के बाद हमने देखा, वो बयानात भी हम आपको सुनाएंगे कि उन्होंने जो अपने जरिए ये प्रतिक्रिया दी है। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं और ये तस्वीर जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तलाशी अभियान की तस्वीरें हैं, क्योंकि अभी सुरक्षा सिक्योरिटी अमले को कामयाबी नहीं मिली है, दहशतगर्दों को ढेर नहीं किया जा चुका है, इसलिए लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी। अभिजीत जसरोटिया स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी के हमें आपसे कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे और इसके अलावा अभिषेक जसरोटिया साहब दिख रहे हैं इस वक्त, आपका स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ वरिंदर सिंह सोनू साहब आपसे कुछ देर बाद स्पोक्सपर्सन PGP हमारे दरमियान होंगे और डॉक्टर SP वैद फॉर्मर DGP भी हमारे साथ होंगे। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा
शर्मा, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे बीच मौजूद हैं, आपका स्वागत करते हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं, वेद महाजन, एक्स MLC हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत करते हैं इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले मैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा साहब आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ जहां SCO की बैठक चली 4 और 5 मई को, यानी आज तक ही जारी रही, और इसमें बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया उस पर करारा जवाब विदेश मंत्री का आया है। इस जवाब को किस तरह से देखा जाए? सबसे पहले प्रतिक्रिया तो मैं चाहूंगी कि आप इस पर दें। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जो आज 5 जवान शहीद हुए हैं राजौरी के इलाके में, ये बहुत दुखद घटना है और मैं उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही हैरानी, और मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ही दर्द भरी चीज है कि ये एक के बाद में एक घटना हुई जा रही है, और घटना होती है। पहले आपने देखा था डांगरी में हुआ, 7 हमारे सिविलियन भाई शहीद हुए। उसके बाद में पुंछ में हुआ, जो भट्टादूरिया में, वहां वह 5 जवान शहीद हुए, और आज 5 जवान जो है कांडी के इलाके में हुए। तो ये देखने में आया है हमारे लोग शहीद हो रहे हैं और जिन्होंने किया वो लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। हाँ। जो कि हमको इसके ऊपर में संज्ञान लेना पड़ेगा। दूसरी बात कि जो आपने मेरे से सवाल किया कि ये जो SCO मीटिंग चल रही है और आगे G20 आने वाली है जी, तो SCO की मीटिंग के बीच में जो बिलावल भुट्टो जी जो शिरकत उन्होंने की है, पाकिस्तान के ऊपर में कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एक खुराफाती देश है। हाँ। एक रोग स्टेट है। वो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, और पाकिस्तान को एक हमेशा मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो एक टेढ़ी ही आवाज को सुनता है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि जो जयशंकर जी ने उनको जवाब दिया है, शायद बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि आतंकवाद को हथियार मत इस्तेमाल करें। मैं तो ये कहूंगा कि जयशंकर जी ने उनको ये बोलना है और कहा है कि आतंकवाद का हथियार तो आप बना के कर रहे हो, हमारे तरफ में तो क्यों इशारा हो रहा है? आपने ही तो ये सब कुछ किया हुआ है। ये सारी जो जितनी भी चाल चल रहे हैं, ये इसलिए चाहते हैं कि G20 की जो मीटिंग है वो विफल हो जाए, यहां पर ना करें, क्योंकि जब एक बार G20 की मीटिंग यहां पर हो गई तो पाकिस्तान का वजूद जम्मू कश्मीर के ऊपर में कुछ भी नहीं रहेगा। ये सब तो इसीलिए घबराए। और दूसरी चीज ये है, कश्मीर के बीच में ऑल आउट के कारण सारे आतंकवादी जब भी कुछ करते हैं तो चाहे थोड़ी क्षति करते हैं, लेकिन बाकी मारे जाते हैं। कल भी हुआ, परसों भी हुआ। लेकिन चिंता तो ये है, जम्मू की रीजन के बीच में जो चल रहा है, ये कुछ ऐसा षड्यंत्र चल रहा है। पाकिस्तान की एक नई स्ट्रेटजी चल रहे हैं, वो एक कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी है। जब तक हम इसको बदली नहीं करेंगे, हम अपनी एक न्यू स्ट्रेटजी नहीं अपनाएंगे, तो मेरे ख्याल में हम एक रिएक्शन मोड में रहेंगे। हमें रिएक्शन मोड में नहीं रहना है, एक्शन मोड हमें उनको रिएक्ट कराना है। और मैं इसके बारे में पहले भी बोल चुका हूं, मैं हमारे ऑनरेबल LG साहब को भी कुछ सजेशंस दे चुका हूं। हाँ। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे ये रुकने वाला नहीं। अगर नहीं रोकेंगे तो शायद ये आग इतनी भटक जाए कि हम लोगों को बाद में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। मौजूदा दौर में जो आतंकवादी घटनाएं घटित हो रही हैं, आपने राजौरी के डांगरी का जिक्र किया, वहां से शुरुआत हुई। अब उसके बाद भाटाधूरिया वाला केस देख लेते हैं और इसके बाद आज की घटना देख लेते हैं, 5 जवानों की शहादत हुई है। तो क्या ये माना जाए जो हाल फिलहाल में ये घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं घटित हो रही हैं, वो जो G20 की मीटिंग श्रीनगर में होने वाली है, इस वजह से आतंकवादी बौखलाहट का शिकार है, या फिर सरहद पार से जो आतंकवाद लगातार आतंकवाद की जननी पाकिस्तान रही है, उनकी तरफ से लगातार इस तरह की कोशिशें की जाती रही हैं? आप इसको एक अहम जुज मानते हैं, या फिर मौजूदा दौर में जो स्थिति है जम्मू कश्मीर में, जो पहले के मुकाबले अब जो डेवलपमेंट्स बढ़ रहे हैं, जो कोशिशें की जा रही हैं सरकार की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, उससे बौखलाहट का शिकार है? G20 अहम मुद्दा है क्या आतंकवादियों के सामने, ताकि G20 की मीटिंग को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाया जा सके, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं? राकेश शर्मा साहब, देखिए, सिर्फ मेरे को रिप्लाई करना जी, आपको। हाँ, देखिए, G20 सिर्फ मुद्दा नहीं है। हाँ। G20 तो एक मुद्दा है, और ये जो जितनी भी पाकिस्तान की न्यू बॉर्न स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी इसलिए है
कि कश्मीर में वो हताश हुए हैं, हमें बहुत सफलता मिली है, तो आर्क ऑफ इंसर्जेंसी को उन्होंने बढ़ाया है, वो पुराने इलाकों में वहां पर दर्ज करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज तो ये है, हमें ये हताशा मिल रही है कि पुंछ राजौरी के इलाके के बीच में ऐसी घटनाएं घटने के बाद में भाग जाना, इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट जरूर है। हमने अपने लोगों का क्या बोलते हैं, शायद वो जो बोलते हैं ना, दिल जीतना, विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड, कहीं पर कुछ छूट गया हुआ है। मैं वहां पर नौकरी कर चुका हूं, मैं राजौरी के बीच में ये भाटा दूरियां, इस इलाकों के बीच में जब मैं मेजर था तब कर चुका हूं। उस टाइम पे हमें कुछ होना होता था, पहले घटना की आवाज हमें खबर मिल जाती थी। ये बड़ा चंबा है। मैंने अपने कई आदमियों को, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूं जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग का, मेरे पास में कम से कम 20% मेरे मुसलमान भाई जो है राजौरी और पुंछ के इलाके के हैं। हाँ। उनको पूछा तुम्हें खबर कैसे नहीं मिली, वो बोलते लोगों को खबर है लेकिन बता नहीं रहे। तो इसका मतलब कहीं हमारा जोड़ नहीं हो पा रहा है। तो एक चीज वो है कि हमको फिर दोबारा से, अब सवाल ये उठता है कि जो जुड़ाव पहले से लोगों का था, जो फोर्सेस पर भरोसा लोगों का था, वो कैसे टूटा, और वो जो भरोसा टूट चुका है उसे जोड़ा कैसे जाए, उस खाई को पाटा कैसे जाए। इस पर मैं आपसे सवाल करूंगी क्योंकि आप अपने तजुर्बे को भी बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। इस बीच खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, वरिंदर सिंह सोनू साहब जो कि पीडीपी के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हमारे बीच मौजूद है, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर एसपी वैद साहब फॉर्मर डीजीपी हैं, वो इस तरह के ऑपरेशंस को बड़े ही करीब से उन्होंने अंजाम भी दिया है और लगातार इस स्थिति पर उनकी नजर भी बनी रहती है। आपका भी सर स्वागत है इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। आज हम सब चर्चा करने के लिए जब बैठ रहे हैं तो राजौरी के केसरी हिल इलाके में आपको भी जानकारी होगी कि वहां पर ऑपरेशन चल रहा है, मुठभेड़ हुई, 5 जवानों ने अपनी जान गंवाई। एसपी वैद साहब, आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी, तो मैं आपसे यही सवाल करना चाहती हूं कि अभी जो मिलिटेंट हैं, और दूसरी तरफ ये भी जिक्र करना बहुत जरूरी है कि एससीओ की मीटिंग अभी खत्म हुई है और G20 की मीटिंग आने वाली है, तो कहीं ना कहीं तनाजुर में भी देखा जा रहा आतंकवादी जो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक चुनौती बन रही है फौज के सामने, जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने कि आखिर इस मीटिंग को कैसे दुरुस्त तरीके से कराया जाए, और उससे पहले कि ये घटनाएं कहीं ना कहीं चुनौतियां और बढ़ा रही हैं। एसपी वैद साहब, पहले तो मैं अपनी श्रद्धांजलि दूंगा उनको जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने कुर्बानी दी अपने देश के लिए, और उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। दूसरा, जहां तक एससीओ की मीटिंग आज का अभी कंक्लूड हुई, और जो G20 की मीटिंग होनी है वो बिल्कुल होगी। उसमें कोई अगर इस गलत फहमी में है कि अगर आप इंसिडेंट कुछ करेंगे और मीटिंग नहीं होगी, वो इस ख्याल में ना रहें। लेकिन ये जानबूझ के ये जो इंसिडेंट किए जा रहे हैं, ये उस नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है कि 370 और 35A हटाने के बाद हालात बेहतरी की तरफ हुए हैं। और खासकर कश्मीर एरिया रीजन में आपने देखा किस तरह से जो ऑपरेशन ऑल आउट के बाद टेररिस्ट कार्डर्स खत्म हो गए, उनके हथियारों की कमी होने लगी। बाद में इन्होंने एक टैक्टिक्स बदला, टारगेटेड किलिंग कश्मीर में करने की कोशिश की, उसको भी काफी हद तक कंट्रोल किया गया। और जो OGW नेटवर्क था उस पर काफी प्रेशर लाया गया सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स पर। NIA और सेंट्रल एजेंसीज और JNK पुलिस और आर्मी और सभी ने मिलकर उनको अच्छी तरह से काफी दबोचा है। लेकिन पिछले 2 साल से अगर आप देखें घटनाएं, तो ये जम्मू रीजन पर फोकस की जा रही है, क्योंकि यहाँ स्पार्सली जो डिप्लॉयमेंट है बहुत कम है, और खासकर पूरे जम्मू रीजन और राजौरी पुंछ को खासकर टारगेट किया जा रहा है। और 4-5 घटनाएं ऐसी हुई हैं पिछले 2 साल में जिसमें काफी नुकसान भी हुआ है। तो लेकिन मैं समझता हूं हमें अपनी स्ट्रेटेजी को थिंक करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहां से टेररिस्ट अंदर आने में कामयाब हो रहे हैं और उस एरिया को किस तरह से प्लग किया जाए। आप जानते हैं कि जैसे जनरल राकेश शर्मा जी कह रहे थे, उस एरिया को काफी हिली एरिया है, डेंस फॉरेस्ट भी है और उसमें काफी केव्स भी हैं। उसका फायदा लेकर टेररिस्ट ये नुकसान करने में कामयाब है। लेकिन बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है
हम इस पर काबू कर पाएंगे। और इसमें जो मैं समझता हूं J&K पुलिस को भी अपने SOG ग्रुप्स को रिवाइव करना चाहिए और RR की डिप्लॉयमेंट और जो पैरामिलिट्री CRPF की डिप्लॉयमेंट है उसको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। और इसमें जो ग्राउंड लेवल पुलिसिंग है, जो सोर्सेज हैं, जो खबर आनी चाहिए वो उसमें मुझे लगता कमी है। आफ्टर ऑल आर्मी पर अटैक करके ये टेररिस्ट ग्रुप किस तरफ जा रहा है, कहां जा रहा है, इसकी खबर आनी चाहिए। इसके लिए लोकल पुलिस को भी बहुत ज्यादा लोगों के साथ तालमेल रखना पड़ेगा और बहुत जल्दी आई थिंक अगर मेहनत की जाए और स्ट्रेटेजी को रीडिजाइन किया जाए तो हम इस पर काबू कर पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि कई बार ये बात कही जाती है कि लोकल इसको ऑन बोर्ड लिया जाए। कई विपक्षी पार्टियां हैं जो इस हवाले से सवाल खड़े भी करती हैं कि आखिर वो जो भरोसा था वो भरोसा आखिर लोगों का क्यों कम हो रहा है। इस पर हम आप दोनों से जवाब लेंगे, लेकिन कई और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं वरिंदर सिंह सोनू साहब का। वरिंदर साहब, आज जो घटना घटित हुई बहुत दुखदायी घटना है और इसके अलावा अगर बौखलाहट की बात कर लें तो इससे साफ नजर आ रहा है कि आतंकवादी जो है बौखलाहट का शिकार हैं, क्योंकि G20 मीटिंग हो रही है, इससे भी इसको जोड़ा जा रहा है। जैसे कि राकेश शर्मा साहब ने कहा कि इसे एक वजह मानी जा सकती है। हम ये देखते हैं कि PDP की तरफ से, महबूबा मुफ्ती की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए। आज जब बिलावल भुट्टो SCO मीटिंग में शिरकत करने के लिए हिंदुस्तान पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जो शक के घेरे में रहा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को एक हथियार के तौर पर नहीं लेना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए, उस तरह से नहीं देखना चाहिए, जिस पर S जयशंकर ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने प्रवक्ता तक, आतंकवाद की इंडस्ट्री के प्रवक्ता तक पाकिस्तान के बिलावल विदेश मंत्री या पाकिस्तान को ये करार दिया है। ऐसे वक्त में भी क्या PDP वही उसी बयान पर कायम है? वरिंदर साहब। सना जी, सबसे पहले तो मैं जो आज रजौरी में आतंकी घटना हुई है जिसमें मैं कह रहा हूं, सबसे पहले तो मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। सना जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप फरमाएं। हाँ, सबसे पहले तो जो आज रजौरी में आतंकी घटना हुई है जिसमें 5 हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी की है, मैं उनकी शहादत को कोट एंड कोट नमन करता हूं। और आज इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ, क्योंकि वो हमारे सैनिक थे, उनके साथ खड़े हैं। लेकिन आज बहुत दुखद है। मैं समझता हूं कि रजौरी पुंछ पिछले इसी महीने में अगर हम देख लें, पिछले 15 दिन में ये दूसरा आतंकी हमला है पिछले 1 महीने में। जिस पहले हमले में हमारे 4 जवान शहीद हो गए थे, आज हमारे 5 जवान शहीद हो गए। तो आज मैं अभी सुन रहा था, अभी लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा साहब जो कह रहे थे, आज आप मुझे बताइए, जैसे उन्होंने कहा कि लोकल सपोर्ट नहीं है या लोकल इनपुट नहीं मिल रही, तो आज बताइए कि आज हमने करना क्या है। एक बड़ी क्लियर सी बात है कि जो जम्मू कश्मीर के आज हालात हैं वो 90 के दहाके में पहुंच चुके हैं, क्योंकि रजौरी पुंछ और जम्मू सूबा जो था मिलिटेंसी से मुक्त था। ये बड़ा पीसफुल इलाका था, रजौरी पुंछ के लोग भी बड़े पीसफुल थे। और यहां पर आप देखिए कि पिछले 2-3 सालों से जिस तरीके से रजौरी में, चाहे वो अल्फा गेट में हो, डांगरी में हो, जैसे जैसे आपने देखा, चाहे वो BG का अटैक हो, तो जिस तरीके से आज आतंकवाद जो है रजौरी पुंछ में पनप रहा है, जहां आतंकवाद मैं कहता हूं कि रजौरी पुंछ में इतनी घटना हो रही है, तो ये चिंता का विषय है। इस पर सियासत कोई नहीं, ये चिंता का विषय है। और दूसरी बात जो आपने अभी की कि पाकिस्तान के साथ बात, भी पाकिस्तान के साथ बात वाजपेयी साहब ने भी की थी। वाजपेयी साहब भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे, वो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी की थी। आज भी एक DGMO लेवल पर जो बॉर्डर पर सीज फायर है, सरकार की मर्जी से वहां बातचीत हो रही है। तो बातचीत तो हमेशा सरकारें करती हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज हमारी जो जवानों की शहादत हो रही है, तो हम तो ये पूछना, जैसे SP वैद साहब ने अभी कहा, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने अभी कहा, भी हम ये पूछना चाहते हैं कि जो इलाका पीसफुल था वहां मिलिटेंसी कैसे पनप रही है। आप तो सरकार ये कहती थी, मैं कहता हूं कि अगर वाकया में जैसे शर्मा साहब कह रहे हैं कि लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट में प्रॉब्लम है, तो भाई फिर सरकार को सोचना चाहिए गलती कहां है, कौन सी पॉलिसी हमारी गलत है, या हम क्या गलत कर रहे हैं कि ये वही इलाका है जहां पर सुई भी नहीं गिरती थी नीचे। 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीना भी क्या, पिछले 10 दिन में देख लीजिए हम कितने जवानों को और खोएंगे।
कितनी खून की नदियां जम्मू कश्मीर में और बहेंगी। ठीक है, तो कितने मेरे सूरत हाल देश के पहले के जवान मुकाबले इस बस देश से के लिए बदतर शहीद होते जा रहे हैं, आज आप पीडीपी उनको का ये कहना है। कहते हैं। अभिजीत जसोटिया साहब, वेद महाजन साहब, नहीं, हम तो आपका कह रुख रहे हैं। करूंगी माफी के साथ हमारे साथ, क्योंकि एससीओ मीटिंग आज कंक्लूड हो चुकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का अभी बयान, कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी सामने आ चुका है। नीरज जो इस एससीओ मीटिंग को कवर कर रहे थे, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक इस मीटिंग की, एससीओ बैठक की क्या कुछ खास बातें रही। नीरज, बताइएगा जरा तफसील के साथ। की बात करें तो जिन आने वाले दिनों में दो राष्ट्रों को पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा देना, उस पर बातचीत हुई। ईरान और बेलारूस को सदस्य का दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए जो 4 राष्ट्र है जिनको डायलॉग पार्टनर का दर्जा दिया जाएगा, उस पर तमाम राष्ट्रों के साथ बातचीत हुई। तमाम सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत हुई। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण मसले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की पहल पर यह तय हुआ कि स्टार्टअप्स को लेकर एक स्पेशल वर्किंग ग्रुप एससीओ के अंदर गठन होगा, और इसके अलावा ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात होती है, उस पर एक एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप का गठन होगा। भारत की तरफ से एससीओ को एक कंट्रीब्यूशन के तौर पे इसे कह सकते हैं। तो ये तो हुई एससीओ की बात, लेकिन भारत पाकिस्तान के मसले पर जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने G20 का जिक्र किया, हालांकि उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ की एससीओ के अध्यक्ष के तौर पे जो यहां बैठक हुई थी विदेश मंत्रियों की, लेकिन कश्मीर और आतंकवाद के मसले पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खूब लताड़ा पाकिस्तान को, और यहां तक कहा न्यूज 18 इंडिया के सवाल पे जब बिलावल भुट्टो ने कहा कि आखिर श्रीनगर में क्यों बैठक हो रही है, ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान इसका जवाब भारत को देगा। तो भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से साफ साफ कहा गया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, श्रीनगर से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, और पाकिस्तान से कश्मीर के मसले पर एक ही अहम सवाल पे बातचीत होगी कि आखिर पाकिस्तान कब पीओके, जो कि अवैध कब्जे वाला कश्मीर है पाकिस्तान के हाथ में, उससे खाली करेगा। तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से लताड़ा गया पाकिस्तान को, और विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई। रूस, चीन और बाकी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत हुई। लेकिन भारत पाकिस्तान के रिश्तों के संदर्भ में कह सकते हैं कि एससीओ के बहाने गोवा में भारत पाकिस्तान के विदेश मंत्री का जो दौरा हुआ, इसमें डेडलॉक टूट सकता था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें कामयाबी दोनों देशों को नहीं मिली है। भारत बार बार कहता है कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते, और इसीलिए जब तक आतंकवाद पर पाकिस्तान लगाम नहीं लगाता है, तब तक किसी तरह की बातचीत या किसी तरह की भारत पाकिस्तान के बीच कोई सामान्य संबंध की बहाली बहुत ही मुश्किल होगी। जी, जाहिर सी बात है, तो बहाली मुश्किल नहीं हो सकती है अगर पाकिस्तान की तरफ से जो अपना रवैया है उसको अगर तब्दील नहीं किया जाता, बदला नहीं जाता। एससीओ की एक मीटिंग बैठक हुई, और उस बैठक के प्रोग्राम के अंदर मौजूद है नीरज कुमार, जो कि हमारे संवाददाता हैं। बहुत शुक्रिया नीरज, खास बातें, बड़ी बातें बताने के लिए कि बैठक में क्या कुछ खास बातें रही और किन किन देशों के साथ किस किस मुद्दे पर चर्चा हुई, और क्या कुछ कंक्लूजन निकला है, क्या कुछ आउटकम इससे निकला है, देशों के बीच की आगे की राह कैसे होने वाली है, अवसर कैसे प्राप्त होंगे। बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर से चर्चा की तरफ आते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए डीजीपी एसपी वैद साहब इस वक्त हमारे साथ नहीं है, उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। रुख कर लेते हैं, एक्स एमएलसी कांग्रेस का वेद महाजन साहब हमारे साथ मौजूद है। वेद साहब, आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, माफी के साथ देरी से आ रही हूं आपके पास। ये जो घटना घटित हुई और दूसरी तरफ एससीओ में करारा जवाब एस जयशंकर की तरफ से दिया गया, तो बार बार ऐसा होता है कि एक घटना का सलूशन और उस आतंकवाद या आतंकवादी की तलाश जारी होती है, और दूसरी घटना को अंजाम आतंकवादी दे रहे हैं। आखिर ये इस पर आपका क्या, इस पर प्रतिक्रिया आपकी क्या है, ये हम आपसे समझना जानना चाहेंगे कि कांग्रेस क्या कुछ स्टैंड रखती है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हेलो जी आ रही है, आप बोल सकते हैं। हेलो वैसे आप बोल सकते हैं, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं जो 5 हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके दुख की इस घड़ी में हम उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। और दूसरी बात यह है कि जब तक हम ये भारत सरकार का जो डबल रवैया है, हाँ, जब तक उसके ऊपर वो सही निर्णय नहीं लेंगे तब तक ये ऐसा चलेगा। जबकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, दुर्घटनाएं करता है, हमारे ऊपर ये करता है। तो फिर क्या बात है कि 12 साल के बाद
आपने उनके विदेश मंत्री जो है वो भारत में आते हैं, वो किस लिए भाई? क्यों आप बुलाते हैं उनको? जबकि जब क्रिकेट की बात आती है तो हम उस पर बैन लगाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? ये ऐसा नहीं होना चाहिए जी। इसी वजह से पाकिस्तान भी समझता है इन सब बातों को। और देखिए, जहां तक रजौरी और मेंढर की बात है, पुलवामा अटैक हुआ, ठीक है, उसके बाद अभी तक हमारे ऊपर कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई, लोगों के पास नहीं अभी तक कोई रिपोर्ट गई। और उसका आपने देखा कि सत्यपाल मलिक साहब ने जो इंटरव्यू दिया उस पे उसने कैसे बताया कि हमारी सिक्योरिटी का लैब्स ठीक है। तो कांग्रेस उसी अपने पुराने स्टैंड पर कायम है कि जो जानकारी है या विस्तृत रिपोर्ट है वो उन्हें नहीं दी गई, और डबल स्टैंडर्ड आप इसे केंद्र सरकार का करार दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिक्रिया इस पर आनी बहुत जरूरी है। छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे। अभिजीत साहब, आपके पास लौटूंगी, छोटा सा ब्रेक कमर्शियल लेना है, मजबूरी है। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम आप देख रहे हैं। आज दुखद भरी खबर है जिस पर तमाम राजनीतिक दलों से और तमाम शुबे हयात की तरफ से लगातार संवेदनाएं व्यक्त की जा रही, क्योंकि आज फिर से पाकिस्तान की तरफ से अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हुए आतंकवादियों ने 5 जवानों को शहीद किया है। तो एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि आखिर ये जो पॉलिसी है आतंकवाद, क्योंकि हम देखते थे कि कश्मीर घाटी में इस तरह के वाकयात, इस तरह की घटनाओं में इजाफा होता था, लेकिन अब उनकी रणनीति कहीं ना कहीं इधर शिफ्ट हुई है। तो आखिर इसके पीछे और इस को काउंटर करने के लिए क्या कुछ रणनीति अपनाई जानी चाहिए? एक्सपर्ट के तौर पर अभी पैनलिस्ट में हमारे साथ लोग शामिल हैं जिनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रणनीति अगर आतंकवादियों ने बदली है तो रणनीति क्या कुछ और बदलनी चाहिए फोर्सेस को या फिर सुरक्षा एजेंसियों को। अभिजीत जसरोटिया साहब का रुख कर लेते हैं क्योंकि उनका रिएक्शन अभी तक आ नहीं पाया है, क्योंकि कुछ देर पहले ये हम देख रहे थे कि वेद महाजन साहब सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि एक तरफ तो पाकिस्तान के हवाले से केंद्र सरकार कड़ा रुख रखती है और दूसरी तरफ उनके विदेश मंत्री को भारत बुलाती है। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हुआ। अगर जवाब देना है आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को तो जवाब आप दीजिए, एक रुख होकर दीजिए। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? अभिजीत देखिए, सबसे पहले तो मैं आज जिन 5 जवानों ने हमारे लिए शहादत दी है अपने, उनके लिए श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करता हूं। और आज पूरे का पूरा 148 करोड़ का हिंदुस्तान सब उनके साथ खड़ा है, उनके परिवार के साथ खड़ा है। और मैं समझ सकता हूं कि क्या दुख और पीड़ा ये इस डिबेट से या हमारे बातों से नहीं जाएगी, और वो दुख और पीड़ा सिर्फ उनके परिवार ही अनुभव कर सकते हैं जिनके साथ ये घटना घटी है। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर आज जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि एक चीज को हमें थोड़े समझने की जरूरत है। कम से कम इस पे सियासत ना करें हम सबके सब लोग, और उन पॉलिटिकल पार्टीज को जिनके भी आप प्रवक्ता यहाँ पर आए हुए हैं डिबेट के अंदर, कि मैं सभी के लीडर्स देख रहा था, इनके किसी भी एक लीडर के किसी एक ट्वीट पे पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं आया। और इनके अभी जो दूसरे प्रवक्ता बोल रहे हैं पीडीपी वाले, इनका एक प्रवक्ता मेरे साथ पिछले डिबेट में था, वो कह रहा था अभी भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। ये जिसको पाकिस्तान को नाम लेने से भी ये लोग थर-थर कांपते हैं, ऐसे लोगों से आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हमें ये चीज समझना चाहिए कि जिस तरह से कश्मीर के हालात नियर अबाउट अब ठीक हो चुके हैं, आज पाकिस्तान ने अपने मोडस ऑफ ऑपरेंडी चेंज कर दिया। वहां से वो लोग अब रजौरी पुंछ की बेल्ट की तरफ आए हैं, जो सिर्फ 2 और 3 किलोमीटर का डिस्टेंस के ऊपर बॉर्डर है। यहां से ये लोग वारदात करके और फिर गुफाओं से और आगे पीछे से वापस निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे जो जवान हैं इनको तो जवाब देने में कामयाब होते हैं। लेकिन अपनी प्राणों की आहुति भी किन लोगों के लिए देते हैं? ऐसे लोगों के लिए देते हैं जो लोगों के यहाँ से एक ट्वीट तक नहीं निकलता पाकिस्तान के अगेंस्ट, और इसके ऊपर भी आज सियासत करेंगे ये लोग भी। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। और कांग्रेस की बात करें तो ये वही जमात है जिनके जगदीश टाइटलर जैसे, सलमान खुर्शीद जैसे नेता पाकिस्तान के आगे गुहार लगाते थे 2014 के बाद, हमें भारतीय जनता पार्टी से बचाएं। तो ऐसी पार्टी से आप और क्या उम्मीद रख सकते हैं? ये इसी तरह की बात ही करेंगे। आज ये मौका नहीं है कि हम इसके ऊपर सियासत करें। आज पूरी दुनिया को एक मैसेज देने की जरूरत है कि पूरे का पूरा हिंदुस्तान पर जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के गुर्गों की तरफ आईएसआई के खिलाफ खड़ा हुआ है। हम सभी के सभी लोग, सभी नेता एक है इसके ऊपर। लेकिन दुर्भाग्य देखिए मेरे देश का, किस तरह का दुर्भाग्य है कि यहां पर भी लोग इसको पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अगर राजनीतिक पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं तो सवाल का जवाब भी तो आना चाहिए ना अभिजीत जसरोटिया साहब, जैसा कि तो
हाँ। सना जी मुझे बताएं, इनका एक ट्वीट भी तो आना चाहिए। आप महबूबा मुफ्ती का ट्विटर देख लीजिए, उमर अब्दुल का देख वरिंदर लीजिए, साहब, कांग्रेस के हाँ। नेताओं को देख लीजिए, एक ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया कहीं पर। जी बिल्कुल, कभी ट्वीट भी कहीं देखा इनसे और पूछिए, इनसे पूछिए, ट्वीट में क्या उन्होंने कहा पाकिस्तानी- क्या, ये भी हमने क्योंकि लगातार पल पल की अपडेट न्यूज 18 जेकेएलएच की टीम ग्राउंड पर मौजूद थी और लोगों को बता रही थी कि क्या कुछ हुआ और कौन से राजनीतिक दलों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। वरिंदर सिंह सोनू साहब जो भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है उसका जवाब चाहेंगे कि अगर टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ एक ट्वीट या बयान आता है तो उसमें पाकिस्तान का जिक्र क्यों नहीं होता? भाजपा पूछ रही है आपसे। देखिए, सबसे पहले कि आप ट्वीट देख लीजिए कि सबसे पहले मेरा ख्याल है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा जी ने इस अटैक की कंडेम किया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, हम 30 मिनट की डिबेट करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 28 मिनट पाकिस्तान का नाम जपती है। पाकिस्तान के साथ प्रेम इनका होगा, हमारा नहीं, हमने इनसे कुछ नहीं लेना देना। ये जिना की मजार पर जाकर ये भारतीय जनता पार्टी उसको सेकुलर नेता कहती है, हमने कभी नहीं कहा। तो आप भी डर रहे हो, करो ना कार्रवाई। जो आपने शपिंजा इंच का सीना दिखाया था और जो शपिंजा इंच का सीना कहां गया आपका? एक के बदले 10 सर कहां गए आपके? एक के बदले 10 सर किसने रोका आपको? किसने आपकी बाजी पकड़ी है? अभी जी जैसे रखिया, बात को घुमाने की कोशिश मत करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसने आपकी बाजी पकड़ी है? लो इन जवानों की शहादत का बदला, लाओ एक के बदले 10 सर, किसने रोका आपको? 10 सीटें कहां गई? आप दोगले हो। जिन्ना की मजार पर जाके, जिन्ना की मजार पर जाके उसको सेकुलर नेता किसने कहा? बताओ मुझे। बात सुनने की क्षमता रख अभी जी, बात को सुनिए अभी जी, बात को सुनिए। जवानों की शहादत में आप सियासत करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। जवानों की शहादत में सियासत आप करते हो। पुलवामा के शहीदों की फोटो किसने लगाई? चुल्लू पर पानी में पुलवामा के शहीदों की शहादत तो आपको वरिंदर साहब बीजेपी सवाल कर रही है कि अगर आतंकवाद के खिलाफ पीडीपी आवाज उठा रही है, जो हमारे जवानों को शहीद करा रही है, घटना पर निंदा व्यक्त कर रही है, तो पाकिस्तान का सवाल, पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया? ये सिंपल से सवाल है। आप अपनी बात करो, अपनी बात अपनी बात करो। आपका शपिंजा इंच सीना कहाँ है? कहाँ एक के बदले 10 सर आपके? कितने जवान शहीद कराओगे? मुझे बताओ कितने जवान शहीद कराओगे? ये दोगले लोग हैं, जवान शहीद कराओगे? आप वो लोग जिन्होंने शहीदों की फोटो पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी भी आप थी, पिघले लोग हो। एक वक्त में पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी भी थी, अभिषेक जसरोटिया, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। तो ये दो सबसे पहले हमने तो पूरी कोशिश की कि जितने ये लोग हैं जिनको पाकिस्तान भगत है, ये हिंदुस्तान भगत बन जाए। हिंदुस्तान में हम तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन करें क्या? इन लोगों के अंदर तो भर भर कर फूट फूट कर गद्दारी भरी पड़ी है। आप दोनों ऐसे लड़ाई कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि ये जाया ना हो। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा साहब, आपके पास मैं लौटूंगी उस सवाल के साथ। कुछ देर पहले जब आप अपने तजुर्बे को शेयर कर रहे थे, आपने कहा कि आप भी इस इलाके में तैनात रहे और आपने कई सारे ऑपरेशंस को चलाया और देखा बड़े ही करीब के साथ। और उस वक्त जो आपने अनुभव किया था और आज मौजूदा वक्त के जो हालात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, अलग हैं। आपने कहा कि पहले लोग जो थे वो फौज के साथ ताउन करते थे, लेकिन अब कोई बताता नहीं है। तो ये जो खाई है, लोगों की जो दूरी है, ये आखिर क्या वजह रही कि इतनी बढ़ी है? इसको कम करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात पे अभिजीत से ताउन रखता हूं। हाँ, कि इसमें बेशक पाकिस्तान का हक है, इसमें पाकिस्तान का हक है, पाकिस्तान का हाथ है। तो उन्होंने ही ये सारे जितने अंजाम दिए जा रहे हैं, उन्हीं के जो स्ट्रेटेजी है उसी से चल रहा है। दूसरी चीज जो आपने मेरे से सवाल पूछे हैं, ये बताइए कि क्या करना चाहिए। मैं ये कहूंगा सबसे पहले तो पॉलिटिकल टेररिज्म हमारी अपनी, यानी कि क्रॉस पार्टी जो टेररिज्म है जो वो बंद करनी चाहिए। जबकि हमारे देश की बात है, हमारी स्टेट की बात है, तो ये चीज पहले बंद होगी तो तब जाके एक कंसेंसस होगा। मैं किसी का साथ नहीं दे रहा। दूसरी बात यह है कि हमारे जो वैम मेजर्स हैं, जो मैं पहले देखता था, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड के जो मेजर्स थे, जो पहले होते थे ग्राउंड लेवल पे, एक यूनिट लेवल पे, एक पुलिस लेवल के ऊपर में, उनके हर त्योहार में वो लोग हमारे पास में आते थे और बड़े छोटी छोटी इमदादें दी जाती थी। किसी का घर गिर गया तो हम आर्मी की तरफ से उनको मदद करते थे, पुलिस की तरफ से मदद होती थी। मतलब हमारा उनके तरफ में एक, मैं बोलता हूं, हमारा नजरिया अलग था। वो विनिंग हार्ट्स एंड माइंड उस टाइम वो हमारे साथ में थे। वो डरते जरूर थे कि टेररिस्ट से डरते जरूर थे, क्योंकि मैं बलनोई के इलाके में, मेंढर के इलाके में
डीजी के इलाके में रह चुका हूं, मैं तैनात रह चुका हूं, मैं बताया आपको मैंने। तो वो वाला जो समय था कि वो उनसे डरते थे तो उनसे भी मरते थे, लेकिन हमें फिर भी बता दिया करते थे, कहीं कहीं से हमको खबर मिल जाती थी। तो ये दूसरा मेजर जो आपने मुझे पूछा कि वह मेजर्स को हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सद्भावना के जो सिविक एक्शन आपने एक बात कही यहाँ पर कि वो डरते थे इसलिए हमें बता देते थे चुपके से भी, तो एक तरह से कहा जाए कि ग्रामीण जो हैं, लोकल जो हैं, उनकी तरफ दो तरफ से दुविधा है कि अगर वो बताते हैं इसकी जानकारी अगर उन्हें मिल जाती तो मारे जाएंगे, नहीं बताते हैं तो भी उन्हें अगर जानकारी होती है तो उसको निकालने के लिए भी फौज के सामने चैलेंजेस हैं। इस दुविधा में क्या ये माना जाए कि लोकल्स हैं वहां के? देखिए, मैंने आपको बोला कि वो डरते भी थे और बताते भी थे। तो कुछ लोग डरते थे, नहीं बताते थे। कुछ लोग जो इतने हमारे साथ ताउन में हो जाते थे कि हमने उनके लिए इतना कुछ किया, वो हमें चुपके से बता देते थे। तो उस टाइम ये नहीं है कि वो डरता था फिर भी बताता था, वो नहीं, डर के कोई बताता नहीं था। तो वो ये इस बात को हम दूर करें। दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूं, एक वैम मेजर्स के अलावा हम लोगों को वहां पर जो है इंटेलिजेंस गैदरिंग बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी। उसके बीच में हमें एक्स सर्विसमैन को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की बात लोग सुनते हैं। और मैं बोल रहा हूं आपको कि मेरे हजारों लोग वहां पर पुंछ राजौरी में मुस्लिम भाई हैं और वो के देशभक्त हैं, उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए भी मैंने एक बताया था, मैं यहां पर नहीं बोलना चाहता हूं। चौथी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो वहां पर एक वॉइड हुआ है, जो हाँ अभी ये कंडी बुद्धल का इलाका जो है, वहां पर पहले राष्ट्रीय राइफल की एक सेक्टर हुआ करता था, मतलब ब्रिगेड जितनी फोर्स होती थी। ये पूरा इलाका जो जितना माहौल वगैरह का था, तो यहाँ एक वॉइड हुआ है। तो उस वॉइड के, क्योंकि हम फ्रंट टीयर होती थी, सेकंड टीयर होती थी, उसके बीच में हम लोगों से हमको खबर मिलती थी और हमारे पास में तो एक वॉइड हुआ है। उस वॉइड को दूर करने के लिए हमें एडिशनल फोर्सेस अगर डालनी है, राष्ट्रीय राइफल को नहीं अगर डालना है, तो जो सीआरपीएफ वगैरह है उनका असली रोल ये नहीं है। उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर वगैरह, दूसरा पुलिसिंग का, वो उनको टाइम लगेगा। तो जो भी है कुछ करना है, अभी करना है, हमको एडिशनल फोर्सेस जरूर डालने पड़ेंगे, नहीं तो ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। जी, तो एडिशनल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट अभी करनी होगी, नहीं तो सिचुएशन बद से बदतर हो सकती है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर राकेश शर्मा साहब का ये कहना है। कई मशवरे उन्होंने दिए हैं कि आखिर कैसे जो वॉइड है, जो खला पैदा हुआ है, उसे कैसे दूर करना है। सर, मैं आपका जवाब लूंगी, आपसे कई और सवाल करने, क्योंकि आप बहुत अच्छे मशवरे दे रहे हैं। मैं लूंगी आपसे, लेकिन एक्चुअली क्या है कि छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। मैं लौटूंगी आपके पास राकेश जी, छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। जेके लिस्ट प्राइम टाइम आप देख रहे हैं। आप बिना वक्त गवाए गेस्ट का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, क्योंकि आज आतंकवादी घटना घटित हुई है एक ऐसे मौके पर जब एससीओ की बैठक जारी रही और दूसरी तरफ G20 की तैयारियों में मसरूफ है जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर घाटी। और उससे पहले हम देख रहे हैं कि आतंकवाद में इजाफा होते हुए आज की घटना कंडी में घटित हुई है, जिसमें 5 जवानों की शहादत हुई है। रुख कर लेते हैं वेद साहब का, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। वेद साहब, आपने भाजपा से सवाल किया था, जिसका जवाब ये आया कि आखिर सुरक्षा एजेंसियों और फौज से कब तक ये लोग उन पर सवाल खड़े करते रहेंगे, यानी कांग्रेस कब तक ये सबूत मांगती रहेगी कि सुरक्षा जो फौज जो है उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई की थी जिसको आप लोग मान नहीं रहे हैं। तो वही बात जो आपने पहले पूछा था, वही बात एक बार फिर से भाजपा कह रही है कि आखिर इनको फौज पर यकीन क्यों नहीं? बात यह है कि बीजेपी जो है, अब हमें इनसे राष्ट्रभक्ति का वो पाठ नहीं है, ये पढ़ा सकते हमें। सर, थोड़ा सा पीछे होकर आप अपनी बात कहेंगे तो आपका चेहरा भी नजर आएगा। हाँ जी। तो दूसरी बात यह है कि कितने राष्ट्रभक्त हैं, 47 से पहले पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने इनको देखा है जी। तो इसलिए ऐसी बात करना ये मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, ये बड़े बड़े लंबे भाषण देते हैं, मिनिस्टर लोग भी बड़े बड़े लंबे भाषण देते हैं, लेकिन अंत में रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट ये है कि पुलवामा के बाद आज तक रिपोर्ट नहीं आई, जबकि मुझे जवाब दे दीजिएगा इसका। सना जी, गवर्नर साहब ने ये बात कह दी कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ, हमें प्लेन नहीं दिए गए, लेकिन मुझे बताइए उसके बाद भी हमने क्या सीखा?
ये बाद में बड़े बड़े लंबे भाषण देते हैं। मुझे बताइए कि अभी ये जो वहां पे वीडीसी बनाने की बात इन्होंने की थी, चलो कुछ वीडीसी बनाई भी, लेकिन अभी तक उनको हथियार नहीं दिए गए, तो कैसे सिस्टम चलेगा? ठीक है, भारतीय जनता क्योंकि उस वक्त हम देख रहे थे कि जम्मू संभाग के जो तमाम लीडर थे, खासकर अगर जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की बात कर ले, रविंदर जी की, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि ट्रेन किया जा रहा है। कविंदर गुप्ता की तरफ से भी ये बयानात सामने आए थे। निर्मल सिंह साहब ने भी, जो कि कई बार हमारे साथ डिबेट का हिस्सा रहे, उन्होंने भी, अभिजीत जसरोटिया साहब, कहा था कि जो वीडीसीज को हथियार देने की बात है वो हमारे लिस्ट में है। और ये उस वक्त की बात है जब डांगरी में घटना घटित हुई थी, तो उस वक्त ट्रेनिंग की बात एक बार हुई थी कि उन्हें हथियार ज्यादा मात्रा में दी जाएगी। लेकिन अभी कांग्रेस ये कह रही है कि जमीनी सूरत हाल तो बिल्कुल अलग है। लच्छेदार भाषण भाजपा देती है लेकिन जमीन पर काम करती नहीं है। वीडीसीज को हथियार तो दिए नहीं। अभिषेक जसरोटिया, देखिए सबसे पहली बात कांग्रेस, वैसे साहब मैं लौटूंगा। सबसे पहली बात यह आती है कि कांग्रेस जो है वो जन्मदाता है जम्मू कश्मीर के प्रॉब्लम की। आपको पता है कि सन 87 से पहले का जम्मू कश्मीर एकदम शांत कश्मीर था, सब कुछ यहाँ पर शांति थी। 87 में इसी कांग्रेस ने यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलकर रिगिंग की थी, उसके बाद ही यहाँ पर बंदूक दाखिल हुई। वरना 40 साल से 47 के बाद तो पाकिस्तान हमेशा फिराक में रहा कि मैं जम्मू कश्मीर के अंदर किसी तरह हस्तक्षेप कर सकूं, लेकिन मौका नहीं मिला। जब इन्होंने जमहूरियत का गला यहाँ पर दबाया और रातों रात जीतों को हरा दिया, हरायों को जिता दिया एमयूएफ को, तो इन्हीं के किया हुआ ये कारनामा कि अभी तक 30-40 साल से आप कहीं जहां पर ये सिलसिला अभी तक चला आ रहा है। और कम से कम ये कांग्रेस की जमात ये बात ना करे। पीएफआई को सपोर्ट करने वाले ये लोग, वो पीएफआई जो आईएसआईएस के साथ लिंक्स है, जिनके अलकायदा के साथ लिंक है, इनडायरेक्टली टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले ये लोग, ये हमें पाठ पढ़ाएंगे देशभक्ति का, ये हमें बताएंगे किस तरह से टेररिज्म रुकेगा। तो आपको ये होना चाहिए, देश ने आज तक जितना टेररिज्म सहा है सिर्फ इनकी वजह से सहा है। अगर सही मौके पर इन्होंने इसका जवाब दिया होता तो आज ये टेररिज्म नहीं होता। लेकिन मौजूदा दौर में जो सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस, आपने कहा कि जननी है तमाम तरह के तमाम मसलों की, ठीक है, लेकिन अभी जो सवाल वो खड़े कर रहे हैं कि वीडीसीज को हथियार देने की बात कही गई थी लेकिन नहीं दी। ये तो दिए जाएंगे हथियार, और हथियार ऐसे लोगों को हथियार दिए जा रहे हैं और ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जरूर दी जाएगी। लेकिन मुझे बताएं कि भारत फौज की बात करें, जो अपनी भारत की फौज से ये सबूत मांगते हैं कि बालाकोट हुआ कि नहीं हुआ, उड़ी हुआ कि नहीं हुआ, ये तो अपनी फौज से सबूत मांगते हैं। तो ऐसे लोगों से आप क्या और तवक्को रख सकते हैं? पीडीपी भी आपसे कुछ देर पहले पूछ रही थी कि आखिर इस तरह के हमले बार बार घटित हो रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या और ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं, इसका काट क्या कर रही है, क्या ढूंढ रही है सरकार? अभिजीत, इसका सबसे बड़ा कारण सना जी क्या है? पाकिस्तान तो एक बहुत बड़ा नासुर है, कुछ काली भेड़े यहाँ पर भी बैठी हैं। यहाँ पर ये जिस पार्टी की आप बात करके, इनके ऐसे ऐसे नेता थे जो अबू दुर्जाना जैसे टेररिस्टों की, पुलवामा की बच्चों की जबरन निकाह करा रहे थे। इनके जब पिछले 2019 के इलेक्शन हुए, उस समय 2019 में इलेक्शन हो रहे थे, तो एक टेररिस्ट इनकी पार्टी की जो अभी एक्स सीएम है उसको जिताने के लिए इनको लाया गया था, लेकिन वो जीत फिर भी नहीं थी। टेररिस्टों को गेज कर रहे थे, सीटें जीतने के लिए टेररिस्टों को गेज कर रहे थे, फिर भी हार गए। टेररिस्टों को जिताने के लिए फिर भी हार गए। ये टेररिस्टों को सपोर्ट करने वाले लोग ये हमसे पूछेंगे होना चाहिए, इनको पूछना चाहिए, आईना देखें होना क्या हो सकते हैं। इन्होंने स्पॉन्सर किया, मैं चुनाव फोटो आपके साथ है, 2003 में नदी मार्ग में जब पॉइंट ब्लैंक पर 24 भूना गया था, तो उस समय ये लोग जब हिलिंग टच खेल रहे थे, तो क्या हुआ है 2003 नदी मार्ग, उस समय 24 की पर भूना गया था। तब यही कांग्रेस ने पीडीपी की सरकार थी और ये हिलिंग टच खेल रहे थे। यासीन मलिक, शबीर शाह अपनी कुर्सी के बीच छुपा कर ये तो टेररिस्टों को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। बीटा कराटे, यासीन मलिक, सबको कुर्सी के बीच छुपा कर रखा है इन्होंने, सबको छुपा कर रखा है। तो इसीलिए ये टेररिस्टों की पार्टी में कौन क्या करने वाला, कौन नहीं करने वाला, कम से कम हमें ना समझ सकते क्या वो हमने गलती की। हमने गलती की आपके साथ अलायंस करके। बीजेपी और बीजेपी जो इस वक्त लड़ती हुई दिखाई दे रही है, एक वक्त में हमने देखा था कि इनकी सरकार भी जम्मू कश्मीर में गलती हुई थी। एक बार हमने सोचा शायद ये लोग नेशनलिस्ट बन जाएंगे, पर क्या हार्डकोर जिनके ब्लड ये तो खुद आंसर बीजेपी में रहे हैं सना जी।
एंटी ये नेशनल लोग पीडीपी के हैं, प्रवक्ता थे, एंटी-नेशनल लोग हैं, 370-35 से पे वर्कशॉप जब लगाते आपका थे, नहीं चलता तो आपके पास आकर 370 ये के लिए, होता है। तो तब ये नेशनलिस्ट के जब सरकार में गए, आप उनके साथ रहे। जब बात राजनीतिक पार्टियों के सवाल जवाब की होती है तो आप लोग ऐसे ही लड़ते हैं। राकेश शर्मा साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, कुछ खास बात आप कहना चाहते थे, मैं चाहूंगी कि वो आप बताएं क्या कहना चाहते थे। इसके अलावा जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है वो कहीं ना कहीं खत्म ही नहीं होता है। अभी जो पार्टी या केंद्र सरकार से दूसरी पार्टी सवाल करती है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है, सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता है। जो वायरल सवाल है वो भी पूछने पर ये आप बबूला हो जाते हैं। आखिर हल कैसे निकलेगा? एक सेकेंड राकेश साहब, वरिंदर साहब का, अभिजीत साहब का ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। अच्छा, सना जी, जब मैं आपके साथ में ताउन रखता हूं इस बात के लिए। मैंने जब पहला पॉइंट दिया था भाई इसका इलाज क्या है कि वी हैव टू स्टॉप पॉलिटिकल टेररिज्म, वही चीज जो आप बोल रहे हो मैंने उसको एक दूसरे शब्दों में बोला था, तो वो हमें अपनी रोकनी है। दूसरी चीज ये है कि मैं 2018-19 से बोलता आया हूं, कोटेड ऑन द टीवीज, कि हमारी जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो पाकिस्तान में जो एक्सटर्नल सर्जिकल स्ट्राइक की साथ साथ में इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक भी करनी चाहिए। यानी कि जो हमारे इनिमिकल एलिमेंट्स हैं, जो हमारे जैसे हुर्रियत है, जमाती हैं, इन सभी को मैंने 2018 में बोला था कि इनके ऊपर में सर्जिकल स्ट्राइक किए जाए। जब तक यहां नहीं करेंगे तो बाहर से ये दोनों का जो हाथ मिल जाता है तो उसके कारण तो हमें पहले अंदर से रोकना पड़ेगा, बाहर वाले को तो हम बॉर्डर पे रोक लेंगे। तो वो चीज बहुत जरूरी है। और लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है हमको और बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। चाहे हमें एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस यूनिट्स यहां पर लानी पड़े, हमें OGWs को सरफेस कराना पड़ेगा, हमें लोगों का दिल जीतना पड़ेगा दोबारा से वैम मेजर्स के साथ में। और लास्ट मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान अगर अपनी स्ट्रेटेजी को बदली करता आया है, एक डायनामिक है, कश्मीर से यहां ले आया, कहीं ले जा रहा है, तो हमें बदली करना। उसके लिए एक सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एडवाइजर गवर्नर के साथ में या गवर्नमेंट के साथ में बहुत जरूरी है। आप ऐसे ही हर चीज को चलाते रहेंगे तो शायद इसी प्रकार से चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, ऐसे ही चलते रहेंगे तो शायद इस तरह की घटनाएं बंद नहीं होंगी। बदलाव जब दहशतगर्दों ने लाया है अपने अमल में तो इस सिक्योरिटी एजेंसियों को भी और एक तरह से पुख्ता स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत होगी। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है, इस पर हम देख रहे हैं कि ट्वीट्स भी किए जा रहे हैं और ट्वीट्स पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज JKLH प्राइम टाइम में हम बात कर रहे हैं। आज आपको बता दें कि राजौरी की कंडी में एक आतंकवादी घटना घटित हुई है और दहशतगर्दों को अभी भी सर्च ऑपरेशन के दायरे में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरे इलाके में फौज की डिप्लॉयमेंट है। इस बीच सवालात भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह के हमले बार बार क्यों हो रहे हैं, आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो क्यों बढ़ रही हैं, और इस पर लगातार सवालों जवाब का सिलसिला भी जारी। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। PGP भी मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी भी मौजूद है, कांग्रेस भी मौजूद है। कुछ देर पहले सुरक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर हमारे एक पैनलिस्ट ने सवाल उठाया था कि लोगों का दिल जीतना बहुत जरूरी है। अभिजीत साहब, इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या राय रखती है? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि जिनके साथ आपको रहना है और जिनके साथ यूटी को चलाना है उनके दिल को जीतना बहुत जरूरी है। अभी राकेश शर्मा साहब ही कहकर गए हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या राय रखती है? देखिए, मुझे इसमें ये कहना है कि देखिए, जो हिंदुस्तान में रहता है और हिंदुस्तान में जिसके हृदय में हिंदुस्तान बसता है उसका दिल जीतने की जरूरत है। उसका दिल, दिमाग, सब कुछ जो है वो इसी हिंदुस्तान के साथ है। रही बात, यहाँ पर हमें ये चीज समझना पड़े कि ये जो टेररिज्म है ये बॉर्डर पार का टेररिज्म है। जहां पर जब आता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक आधी काली भीड़ तो हर जगह पर होती है, वो कोई काली भीड़ उनकी मदद कर देती है। उसी काली भीड़ को लोकेट करने की जरूरत है। और जो पॉलिटिकल टेररिज्म वाले लोग हैं उनको भी लोकेट करने की जरूरत है कि इनकी कैसी मंशा रही आज तक, किस तरह से इनडायरेक्टली टेररिज्म को स्पॉन्सर करते रहे। जब पावर में थे तब बोलते थे कि आर्मी के पास आप दूध टॉफी लेने जाते हो। अब 5 दिन पहले ही आर्मी के ऊपर कटाक्ष कर दिया इन लोगों ने। ये भारत की फौज है जो दुनिया की सबसे डिसिप्लिन फौज है, उसके ऊपर जब ये लोग कटाक्ष करते हैं तो दुर्भाग्य है इस देश का। इन्हीं लोगों की खातिर आज भी 5 जवान शहीद हो गए, लेकिन अभी भी
इनके आंख से एक भी आंसू नहीं छलका उन फौजियों के लिए। आज भी इसको पॉलिटिकल प्रॉब्लम बताएंगे, आज भी पाकिस्तान का नाम लेने से परहेज करेंगे। ये दुख है इस देश को। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये कंसर्न रेज करना है और वो कर रही है कि आखिर पाकिस्तान का नाम इस पर क्यों नहीं लिया। वेद महाजन साहब, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? लोगों का जो भरोसा है, जो वॉइड है, एक खला है, उसे कैसे पाटा जाए? क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, एक्सपर्ट के तौर पर अभी राकेश शर्मा साहब थे, उन्होंने इस बात की तरफ एक बार फिर से तवज्जो मबजूल कराई है। आपका इस पर प्रतिक्रिया क्या है आपकी? सना जी, बात ये है कि जो जसरोटिया साहब ने कहा है, अब मुझे ये बताइए कि जब भी कोई सवाल पूछता तो ये उसको देशद्रोही बोलते हैं। ये कहते हैं कि ये देशद्रोही जो भी। अब जगदीश टाइटलर, ये सलमान खुर्शीद, आप ही पाकिस्तान के गुहार लगा रहे थे। एक सेकंड, आपको वक्त नहीं है, प्लीज बोल लीजिएगा, आपने बहुत बोला। एक सेकंड, हाँ, राष्ट्रभक्ति का पाठ तो इनसे हमने सीखा, तो इसलिए ये सोचते हैं कि जो इनसे सवाल पूछता है वो देशद्रोही है। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये बड़ा सीरियस मसला है। इससे सबसे पहले तो हमें जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको हमें मजबूत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। ठीक है। और जब दूसरी तरफ ये देखिए कि हम बड़े लंबे लंबे बयान देते हैं कि हम इस तहस नहस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन होता तो कुछ नहीं, बड़े लंबे लंबे बयान। और जम्मू कश्मीर में हालात क्या करें? आप अपनी फौज से सबूत मांगना शुरू हो जाते हैं, क्या करें तब? और सना जी, दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल ठीक हैं, हाँ। सारा कुछ ठीक है, और उसकी ये मिसाल ये देते हैं कि देखिए 3 लाख टूरिस्ट वहां चला गया। देखो, ये समझने की बात है। हाँ। 3 लाख 1.25 करोड़ टूरिस्ट को टच नहीं करते वो। उसका कारण ये है कि वो समझते हैं कि अगर टूरिस्ट को टच करेंगे तो ये लोकल लोग भी उनके खिलाफ हो जाएंगे। तो ये बात समझ लें। ठीक है। और ये उसको दूसरी, ये कांग्रेस का ये कहना है कि जो बातें हैं उस पर कहीं ना कहीं अमल नहीं किया जा रहा। वरिंदर सिंह सोनी साहब, आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। जो कहते हैं कि इलाज कैसे होगा, और इलाज की तरफ कहीं ना कहीं इशारा आपकी पार्टी की तरफ से भी आता रहा है कि ऑन बोर्ड पीपल्स को लेना होगा, लोगों को लेना होगा। अभी सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी यही बात कहकर गए हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरे से कह रहे हैं जी, वरिंदर साहब से मेरा सवाल। जो शर्मा साहब ने कहा है, उन्होंने जो कहा है, जी 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 जी, शर्मा साहब ने जो अभी कहा है उसको गौर से समझने की जरूरत है। हाँ। उन्होंने कहा है जी लोकल लोगों को साथ लेना। मैं कहता हूं कि मिलिटेंसी के खिलाफ लोकल लोग जंग लड़ते हैं, फौज और एजेंसियां तो लड़ती हैं। बाकी फौज किसी पॉलिटिकल पार्टी की थोड़ी होती है, फौज देश की होती है। जितनी भारतीय जनता पार्टी की उतनी मेरी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से, भाई आप चुप कर जाओ यार, आप चुप कर जाओ। आप मिलिटेंटों में सर्ग ना हो, तो लश्कर तैयबा का मिलिटेंट आपके घर से निकला है, आपने ठेका लिया है मुंडे को रोकने का। जो आदमी आपसे पूछता है, सवाल पूछता है, उसको आप देशद्रोही कहते हैं। अंग्रेजों के सवाल आप दलाली आप करते हो। पाकिस्तान जाके जिना को सेकुलर आप कहते हो। आप कौन सी देशभक्ति की बात करते हो? पाकिस्तान में जिना को सेकुलर किसने कहा? एक सेकंड वरिंदर साहब, आप मुझे नवाज शरीफ के बर्थडे में केक खाने कौन गया? अभिजीत साहब, नवाज शरीफ के बर्थडे में बिरयानी खाने कौन गया? ये था कि जो आप देशद्रोही लोग हो। पैदा हुआ है, पीडीपी करती है कि लोगों को ऑन बोर्ड लेना होगा। इस पर मुझे जवाब चाहिए था, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया XMLC कांग्रेस वेद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिजीत साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। वरिंदर साहब, आपका भी शुक्रिया। इससे पहले खास मेहमान राकेश शर्मा साहब भी जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और SP बैच साहब का भी शुक्रिया, फॉर्मर DGP रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा थे, उनका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप तमाम का। फिलहाल इसी के साथ आज की JKLH प्राइम में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।